यहाँ पर कुछ इस तरह का ये दूसरा पद ध्यान से, यहाँ पर भी आपको पहले की तरह इसको अच्छे से पढ़ना है और फिर इसके बाद ससंदर्भ सहित इसकी व्याख्या करना है। एक बात यहाँ पर आपको हमेशा ध्यान रहे कि वहाँ पर जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो वहाँ पर सिर्फ एक ही पद की व्याख्या करनी होती है जिसके आपको 4 के 4 नंबर मिलते हैं, लेकिन वो आपको आपके काव्य खंड से कोई भी पद हो सकता है। इसलिए आपको बहुत ही अच्छे से हर एक पद की तैयारी करके जाना है ताकि वहाँ पर अगर कोई भी पद आपके सामने दिखाई दे तो आप उसकी अच्छे से ससंदर्भ व्याख्या कर सकें और आपको उसके 4 के चारों नंबर पूरे के पूरे मिल सकें। यहाँ पर ये कुछ इस तरह का दूसरा पद है, इसको भी आपको अच्छी तरह से पढ़ना है और फिर इसके बाद इसकी ससंदर्भ व्याख्या करना है। यहाँ पर इसको हम अच्छी तरीके से पढ़ने के बाद पहली हेडिंग डालेंगे संदर्भ। यहाँ पर भी आपको संदर्भ में पहले की तरह अच्छे से संदर्भ लिखना है और फिर इसके बाद प्रसंग व्याख्या काव्यगत सौंदर्य लिखना है। यहाँ पर कुछ इस तरह से संदर्भ हेडिंग डालेंगे काले पेन से और इसके बाद लिखेंगे यह पद श्री सूरदास द्वारा रचित सूर सागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है। अन्यथा इसके अलावा आप दूसरी तरीके से अपनी भाषा में भी संदर्भ लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता श्री सूरदास जी हैं। यहाँ पर संदर्भ लिखने का आइडिया हमने आपको 2 तरीके से बता दिया है। आपको इसमें से जो अच्छा लगे, जो अच्छे से याद हो जाए वो आप अच्छी तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन याद रहे कि आपको संदर्भ बहुत ही अच्छे से लिखना है क्योंकि वहाँ पर कॉपी चेक करने वाला संदर्भ अच्छे से पढ़ता है, प्रसंग भी अच्छे से पढ़ता है और फिर व्याख्या पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, फिर लास्ट का काव्यगत सौंदर्य अच्छे से पढ़ता है। इसलिए आपको यहाँ पर संदर्भ बहुत ही अच्छे से लिखना है और फिर इसके बाद यहाँ पर हम अगली हेडिंग डालेंगे प्रसंग। यहाँ पर कुछ इस तरह से अगली हेडिंग डालेंगे प्रसंग और प्रसंग में यहाँ पर हम लिखेंगे इस पद में सूरदास जी ने निर्गुण ब्रह्म की उपासना में कठिनाई बताते हुए सगुण ईश्वर की लीला के गाने को ही श्रेष्ठ बताया है। एक बार इसे और देख लेते हैं। इस पद में सूरदास जी ने निर्गुण ब्रह्म की उपासना में कठिनाई बताते हुए सगुण ईश्वर की लीला के गाने को ही श्रेष्ठ बताया है। यहाँ पर अच्छी तरीके से प्रसंग लिखने के बाद अगली हेडिंग डालेंगे व्याख्या। यहाँ पर एक बात हमेशा ध्यान रहे कि प्रसंग भी आपको बहुत ही अच्छे से लिखना है क्योंकि प्रसंग के माध्यम से ही ये बताया जाता है कि आगे की व्याख्या में किस चीज़ का वर्णन हुआ है। इसलिए आपको प्रसंग अच्छे से लिखना है। कॉपी चेक करने वाला प्रसंग ही अच्छे से पढ़ता है। इसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरह से हेडिंग डालेंगे व्याख्या और व्याख्या में हम यहाँ पर लिखेंगे सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म का वर्णन करना अत्यंत कठिन है, उसकी स्थिति के विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। निर्गुण ब्रह्म की उपासना का आनंद किसी भक्त के लिए उसी प्रकार अवर्णनीय है जिस प्रकार गूंगे के लिए मीठे फल का स्वाद, जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल के स्वाद को कहकर नहीं प्रकट कर सकता, वह मन ही मन उसके आनंद का अनुभव किया करता है। उसी प्रकार निर्गुण ब्रह्म की भक्ति के आनंद का केवल अनुभव किया जा सकता है, उसे वाणी द्वारा प्रकट नहीं किया जा सकता। यद्यपि निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति से निरंतर अत्यधिक आनंद प्राप्त होता है और उपासक को उससे असीम संतोष भी प्राप्त होता है, परंतु वह प्रत्येक की सामर्थ्य से बाहर की बात है। इसे इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता। निर्गुण ब्रह्म का न कोई रूप है, न कोई आकृति है, न उसकी कोई निश्चित विशेषता है, न जाति और न वह किसी युक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में भक्त का मन बिना किसी आधार के कहाँ भटकता रहेगा, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म सभी प्रकार से पहुँच के बाहर है। इसी कारण सभी प्रकार के विचार करके ही सूरदास जी ने सगुण श्री कृष्ण की लीला के पद गाना अधिक उचित समझा है। अतः इन्हीं लाइनों के साथ साथ इस पद की भी व्याख्या समाप्त होती है। इसके बाद आती है हमारी अगली हेडिंग काव्यगत सौंदर्य। यहाँ पर कुछ इस तरह से अच्छी तरह से हेडिंग डालेंगे काव्यगत सौंदर्य और काव्यगत सौंदर्य में हम यहाँ पर लिखेंगे भाषा साहित्यिक ब्रज अलंकार अनुप्रास गुण प्रसाद रस भक्ति और शांत शैली मुक्तक। अतः इन्हीं लाइनों के साथ साथ इस पद की भी व्याख्या समाप्त होती है।
यहाँ पर भी आपकी संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य 4 की चारों हेडिंग्स कंप्लीट हो गई। एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जब आप वहाँ पर उत्तर लिखेंगे तो वहाँ पर ये बात हमेशा आपको ध्यान रखनी कि जो आपको संदर्भ होगा वो अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए और जो प्रसंग होगा वो भी अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए। व्याख्या में आपको कोई बात नहीं, थोड़ा गड़बड़ होगा तो चलेगा, लेकिन लास्ट का जो काव्यगत सौंदर्य है वहाँ पर भी आपको रस, छंद, अलंकार, ये चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से याद होनी चाहिए और अच्छी तरह से वहाँ पर लिखना। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इसे आप नहीं भी लिखते हैं तो अगर 4-5 बार सुन लेंगे तो भी अच्छे से याद हो जाएगा। तो बस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर।